वेलकम बैक नाजरीन। इस गुफ्तगू को सेरेब्रल पॉल्सी के सिलसिले में इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर इमरान, आप हमें बता सकते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी जो कंडीशन होती है वो कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है? जी बिल्कुल, इसमें हम ज़्यादातर जो लोग इस तरह के मरीज़ देखते हैं, इसमें हेमीप्लेजिक जैसे आप कहते हैं दिमागी फालिज, जिसमें मरीज़ का सिर्फ एक हिस्सा मुतासर होता है। इसके अलावा डायप्लेजिक होते हैं जिनमें मरीज़ के सिर्फ दोनों टांगें मुतासर होती हैं और हाथ ठीक होते हैं। इसके साथ साथ मरीज़ जो है क्वाड्रिप्लेजिक भी हो सकता है, यानी उसके चारों हाथ पाँव मुतासर हो सकते हैं, या एथिटॉइड हो सकता है जो मरीज़ इस चारों हाथ पाँव के साथ वो मुख्तलिफ अपने हाथ की मूवमेंट जो है वो अपने हाथ पाँव को मोड़ रहे होते हैं, या फ्लेक्सस एनर्जी एक्सटेंस एनर्जी पैटर्न में आ रहे होते हैं हमारे पास। इसके साथ साथ जो इसमें अहम बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये हेमीप्लेजिक और डायप्लेजिक जो बच्चे हमारे पास आते हैं, इनमें माशाल्लाह क्योंकि इनकी मेंटल कैपेबिलिटी को असेस करने के बाद इन बच्चों को हम बहुत अच्छा आगे लेके एकेडमिक साइड पे भी जा सकते हैं, और माशाल्लाह काफ़ी बच्चे जो हैं वो इसमें अच्छा भी अपना पार्ट प्ले करते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो होती सेरेब्रल पॉल्सी होती मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन ये काफ़ी हद तक ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक जैसे कि काबिल इलाज है। डॉक्टर प्रेमचंद, आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि ये सेरेब्रल पॉल्सी होती क्यों है? इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, जिसमें ये कि ब्रेन को ऑक्सीजन किसी भी वजह से, समटाइम ये होता है कि पैदाइश से पहले या पैदाइश के फ़ौरन बाद ये कि बच्चा जैसे डिलीवर होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जो कि ब्रेन को नहीं पहुंचती। एज ए रिज़ल्ट ये कि वो परमानेंट ब्रेन का हिस्सा जो कि वो डैमेज कर देती है। इसके अलावा ये कि ब्रेन का कोई हेमरेज हो जाता है, या कोई ट्रामा हो जाता है, या कोई ये कि ब्रेन का इन्फेक्शन, जिसको ये कि हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस, जो अदर अल्फाज में हम ये कि उसको कहते हैं कि भाई कोई गर्दन तोड़ बुखार की वजह, अगर वो प्रॉपर ट्रीट नहीं होता तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट होता है इनटू दी सेरेब्रल पॉल्सी। तो कॉमन कॉजेज ये हैं। इसके अलावा ये कि ट्रामा है और चीज़ें हैं, मगर ये कि सबसे जो अहम और वजह जो कि वो ऑक्सीजन या ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी भी पॉइंट पे ये कि कम हो जाए, तो यूजुअली ये कि पैदाइश के दौरान हो जाए, या जब ये कि बच्चा माँ के पेट में होता है, या प्रोलॉन्ग लेबर हो जाए, तभी भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये सेरेब्रल पॉल्सी की इब्तिदा उस वक्त होती है कि जब बच्चा माँ के पेट में हो, या और कोई खराबी हो जाए उस वक्त, या डिलीवरी के फ़ौरन बाद में कुछ खराबी हो जाए, तो ये दिमाग मुतासिर हो सकता है। होता यूजुअली ये है कि प्रोलॉन्ग लेबर जब ये कि होता है तो उस दौरान भी ये अलामात जो कि वो होने के जो चांसेस होते हैं। दूसरा है कि जैसे बच्चा डिलीवर होता है, खुदा न खास्ता नहीं रोता है और ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुंचती, तो वो भी अल्टीमेटली एक रीज़न ये होता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो उसकी वजह से कि ब्रेन का हिस्सा वो डैमेज हो जाता है। हाँ, ये बहुत अहम है, क्योंकि हमारे माशरे में जो है अभी भी ये डिलीवरी और यानी कि सिस्टम्स इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है, और काफ़ी सारी माएँ जो है उनकी डिलीवरी घर पे होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आगे चलकर हम फिर से करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है। डॉक्टर इमरान, आप बता सकते हैं कि एक बार किसी को सेरेब्रल पॉल्सी की शुबा अगर आप करते हैं, तो क्या कोई ऐसे मुआयने हैं कि जो हमें बताए कि बच्चे को ये है, या उसके लिए और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जिस तरह डॉक्टर प्रेमचंद ने वजूहात बताई हैं, तो हम जिस तरह सबसे पहले मरीज़ को मुआयना करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ इस बीमारी का शिकार है या नहीं। इसके साथ साथ मरीज़ को हम क्लिनिकल एवेल्यूएशन भी करते हैं, असेस करते हैं कि क्या क्या बच्चा कर सकता है, क्या नहीं। क्योंकि हर बच्चे के एक हमें पता है नॉर्मल प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होते हैं कि कब वो गर्दन ठहरा रहा है, कब वो बैठ रहा है, क्या वो अपने नॉर्मल प्रिमिटिव रिफ्लेक्स से नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके अलावा अगर आप जैसे पूछते हैं कि अगर इसके अलावा हम और क्या देखना चाहेंगे, तो MRI या CT स्कैन ब्रेन करवा के देख सकते हैं कि वो अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन को या कोई और चीज़ को, एनेरिज्म को हम देखना चाह रहे हैं, तो हम उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं इनके थ्रू। या जैसे बच्चा इसके साथ साथ फिट्स के साथ आता है तो EEG का बहुत अहम रोल है कि ये देख लेते हैं कि बच्चे को EEG करवा के क्या कोई फोकल वहाँ से तो नहीं पड़ जिसकी वजह से वो बच्चे को बार बार फिट्स पड़ रहे हैं। तो इस तरह की और भी इन्वेस्टिगेशन है कि अगर बच्चा बड़ा हो और वो अगर मुस्तकिल पाँव अपने मोड़ के रखता है तो उसको एक्सरे करा लेते हैं, ताकि हिप डिसलोकेशन शुरू में हमें पता चल जाए। बच्चों को, इन बच्चों में हिप डिसलोकेशन कॉमन होती है जिनमें सख्ती या कड़ाव ज़्यादा होती है, तो एक्सरे का भी रोल है कि हम हिप का एक्सरे करा के भी देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर ये डायग्नोसिस या किसी एक्सरे में एक्सरे आपने देख लिया और आप कह सके सेरेब्रल पॉल्सी, ये मुकम्मल जायज़ा जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक मुआयना ऐसा नहीं है।
डॉक्टर प्रेमचंद, जब आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं और आप डायग्नोस करते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी है, तो उसकी क्या दवाइयाँ हैं कि जो दवाइयों के तौर पर हम दे सकते हैं कि जिससे मरीज़ को जो है वो आराम पहुँचे? देखो, वो डिपेंड करता है कि मरीज़ आपको किस स्टेज पे और कितनी सीवियरिटी के साथ आया है, ठीक है। अगर सपोज करें ये कि जिसमें ये कि स्पास्टी या अकड़ाहट पट्टों का ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से फिर ये कि आप मसल रिलैक्सेंट एडवाइस करते हैं। कुछ बच्चों में ये कि जो ड्रूलिंग जो है कि वो हो रही होती है, तो उसको ये कि कंट्रोल करने के लिए आप ये कि कुछ थेरेपी और कुछ मेडिसिन जो कि अवेलेबल हैं, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चों में ये होता है कि ये कि स्वालो नहीं कर पाते और ये कि बार बार ये कि उनको ये कि न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन की तरफ ये कि आप भेजते हो कि ये कि बच्चा अगर ये कि वजन ही नहीं बढ़ रहा है, खाना पीना जो है कि उसको हजम नहीं हो रहा है, कभी कभार ये कि नलकी के थ्रू जो कि ग़िज़ा देनी पड़ती है, या तो ये कि पेट में जो है कि एक ट्यूब डाल देते हैं, तो उससे ये कि ग़िज़ा जो है कि उसको मिलती रहती है। दूसरा, जैसे डॉक्टर इमरान ने जिक्र किया कि EEG करके हम ये कि फिट्स भी ये कि तकरीबन 25 to 30% ऑफ द केसेस में उनको फिट्स हो सकते हैं। हर किसी को नहीं, हर किसी को फिर ये कि उसको एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन उसके अकॉर्डिंग दी जाती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं कि आपको ये कि मल्टीविटामिन्स हैं, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, बेड सोर को ये कि अगर ये कि हो रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ये कि फ्रीक्वेंट पोस्चरिंग और इन चीज़ों का जो है कि वो ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर इमरान, ये हमें पता है कि सेरेब्रल पॉल्सी में जो रिहेबिलिटेशन मतलब है कि वर्जिश है और किस्म की जो स्टेप्स हैं, वो ऐसे बच्चों के इलाज में बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि ऐसी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे ये मसला कम से कम रहे? देखिए, रिहेबिलिटेशन जैसे आपको मालूम है कि हम जो भी हमारा मरीज़ हो उसको हम उसकी मैक्सिमल जो फंक्शन कैपेसिटी है उसको उजागर करते हैं अपने थ्रू फिजिकल रिहेबिलिटेशन टेक्निक या प्रिंसिपल के थ्रू। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम उसको सबसे पहले क्लिनिकल एवेल्यूएट करते हैं, फिर हर मरीज़ का एक इंडिविजुअल प्लान होता है कि हर मरीज़ का अपना एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि हर मरीज़ एक दूसरे मुख्तलिफ होता है। और सबसे अहम बात मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि इसमें जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे उसमें इतनी ही बेहतरी आएगी। हमारे पास लोग बहुत लेट लेकर आते हैं कि डॉक्टर उनको कहते हैं अभी कुछ नहीं होगा, ये 6 साल का होगा तो खड़ा हो जाएगा खुद से, ये 5 साल का होगा तो खुद से बोलेगा। मैं उनको आज बताना चाहता हूँ कि इस तरह का खुदारा ना आप मरीज़ को मिसगाइड करें, बल्कि उनको बोलें कि जल्द से जल्द आप रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में जाके उनसे वो तमाम सहूलतें लें जो कि इस वक्त एक अंडर वन रूफ जो है वो आपको मिल रही है, जिसमें सबसे पहले अगर जैसे मैंने आपको बताया फिजियाट्रिस्ट असेस करके वो हमें मालूमात आपको पूरे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग देंगे, जिसमें आपको फिजियोथेरेपी किस लिए करवानी है कि ताकि मरीज़ के रेंज ऑफ मोशन कराएं, क्योंकि इनमें मरीज़ में अकड़ाव होता है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं ताकि मरीज़ के अंदर सख्ती या कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना करे। फिर इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल है कि वो हैंड फंक्शन, आई कोऑर्डिनेशन पे, स्टैंडिंग पे, वॉकिंग पे, इन सारे एरिया पे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम स्पीच और लैंग्वेज को उसी वक्त असेस कर लेते हैं शुरू में कि बच्चा कम्युनिकेशन कर सकता है कि नहीं, यानी वो बोलता है कि नहीं, और नहीं बोलता तो हम सबसे पहले उसके कान की सलाहियत, सुनने की समात को चेक करवाते हैं, देखने की सलाहियत को चेक करवाते हैं। ये भी चीज़ों पर असरअंदाज होते हैं। इसके साथ साथ जब हम दूसरे अपने टीम में जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं उनको असेस करवा लेते हैं शुरू में ही बच्चे को, कि बाद वक्त बच्चा हमारे पास 7 साल या 8 साल पर आता है और वो कहता है कि वो बच्चा स्कूल में फ़ेल हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं बच्चे की मेंटल एज क्या है, 3 साल या 4, उसके अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो हमारा प्लान बनता है। या बिहेवियर इशू बच्चों में बहुत आते हैं हमारे यहाँ कि बच्चे इमोशनल प्रॉब्लम के साथ, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट का रोल है, ऑर्थोटिस्ट का रोल है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम मुख्तलिफ ब्रेसेस वगैरह एडवाइस करते हैं। तो जितनी जल्दी हमारे पास बच्चे रेफ़र होकर आएंगे उतनी जल्दी असेसमेंट होगी और उतनी जल्दी आउटकम होगा इसका, क्योंकि आजकल एविडेंस बेस है और तमाम दुनिया में यही कहा जा रहा है कि जल्दी इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन जो है वो रिहेबिलिटेशन का आउटकम अच्छा आता है। तो ये बहुत ही अहम बात आपने बताई कि इसके इलाज में सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ऑर्थोटिक्स है, साइकोथेरेपी है, जो वो तमाम चीज़ को देखकर और मुख्तलिफ जो है माहिर इसमें अपना रोल अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।